Hello everyone, if you are new to the channel then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So this is the third part of this chapter which covers NCERT question answers and map skills. You can watch previous two parts from the description box. So here is the NCERT question answers of this chapter. So first MCQ is trade between two countries is termed as. So इसका आंसर होगा इस C that is international trade. Because दो देशों के बीच में या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होती है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड ही बोलते हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर ऑप्शन दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. सो ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जब हमें ऑप्शन में इंटरनेशनल ट्रेड गिवन है जो हमारा चैप्टर का नेम भी है, सो हम इंटरनेशनल ट्रेड ही मार्क करेंगे. सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर. सो मैंने 12 मेजर पोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है विशाखापट्टनम वो पोर्ट है विच इज़ द लैंड लॉक्ड हार्बर इन इंडिया. सो आंसर इज ए. And the third one is most of India's foreign trade is carried through. So option number C, sea and air is the correct answer. As I told you, 95% से ज़्यादा इंडिया अपनी इंटरनेशनल ट्रेड सी और एयर रूट्स के थ्रू ही करती है. Now there are 5 short questions. First is mention the characteristics of India's foreign trade. It means इंडिया की जो foreign trade है हमें उसकी characteristics बतानी है, जिसमें हम उसके composition को भी describe करेंगे, उसकी volume, direction, एक एक पॉइंट सभी टॉपिक से लेंगे. तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, वो हमें पता चल जाएंगी. सो लेट्स हैव अ लुक. So the first is India's contribution in the world trade is low, that is only 1% of total volume. अमाउंट में बात करें तो सिर्फ इंडिया 1% ही शेयर करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसको अब इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज़ करने की बात कह रही है. मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड हमारा सी एंड एयर रूट्स के थ्रू होता है. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारी हमेशा इंपोर्ट्स की वैल्यू से कम रहती है. फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में इंडिया की इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्रीज़ हो चुके हैं. स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्रेड हमारा लैंड रूट्स के थ्रू भी नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ के साथ हम लैंड रूट्स के थ्रू भी अपनी फॉरेन ट्रेड कैरिड आउट करते हैं, बट मोस्टली थ्रू सी एंड एयर रूट्स ही हम करते हैं. सो इस तरीके से बहुत सिंपल पॉइंट्स जो हमने चैप्टर थ्योरी में पढ़े हैं उन्हीं से इसका आंसर डेवलप कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के टाइम पर दोनों ही वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. पोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा हम बोल तो पोर्ट रहे हैं बट उसमें आ जाता है दैट इट इज़ अ नेचुरल हार्बर. सो पोर्ट एंड हार्बर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो फर्स्ट इज पोर्ट, इट इज़ द पॉइंट ऑन द कोस्ट वेयर द शिप कैन बी टाइड अप फॉर एंकरिंग. पोर्ट वो एरिया होता है, वो पॉइंट होता है कोस्ट पर, बीच पर, जहाँ पर हम शिप को बांध सकते हैं. जबकि हार्बर वो एरिया होता है समुद्र का जहाँ पर शिप के ऊपर एक तरीके का शेल्टर डेवलप हो जाता है. यानी कि शिप के ऊपर एक तरह से एक छत आ जाती है. नेचुरली ही वो एरिया इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से शिप्स को हम जो लहरें उठती हैं समुद्र में, पत्थर जो उठते हैं लहरों के साथ आते हैं, उससे हम शिप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो पोर्ट पर शिप को लोड और अनलोड करने की फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि सामान को शिप पर चढ़ाना, देन शिप कोई सामान लेकर आई है तो उसको उतारने की फैसिलिटीज़ हमें पोर्ट पर मिलती हैं. लेकिन जो हार्बर होता है वहाँ पर हम शिप को वेव्स और स्टॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए हार्बर्स होते हैं. और हमारे पोर्ट्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, यानी कि पोर्ट्स को हम ह्यूमन जो हैं वो बनाते हैं, जबकि जो हार्बर होता है वो नेचुरली बना हुआ होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं. सी पर, कोस्ट पर वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, और वहीं पर शिप्स को प्रोटेक्शन देने का हम काम करते हैं. सो ये पोर्ट एंड हार्बर में डिफरेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई पोर्ट जो कि इंडिया का आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको हमने खुद बनाया है, लेकिन जो मुंबई पोर्ट है, आप हार्बर कह सकते हैं, वो नेचुरली ही ऐसा कंडीशन है वहाँ पर कि हम उसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर शिप्स को हम टाइड अप कर सकते हैं.
एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये हमारा एक पोर्ट एरिया है, पोर्ट जिसे हम कहेंगे, जिसके किनारे आप देख सकते हैं समुद्र पे खड़ी हुई है शिप, और इसके जस्ट बराबर में एक रोड बनाई हुई है, और पूरा लोडिंग एंड अनलोडिंग की फैसिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो ये जैसे कि आप सड़क देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है, ये हम मैन मेड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्बर पर इस तरीके से नहीं होता है। सो दिस इज़ अ हार्बर। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया एक नेचुरली डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पर हम शिप्स को टाइड अप कर सकते हैं। इनको एक तरह का शेल्टर यहाँ मिला हुआ है, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं, पत्थर उनके साथ आते हैं, उनसे यहाँ पर शिप्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रहे। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हार्बर होता है वो शिप्स का पार्किंग एरिया है, और जो पोर्ट है वहाँ से उनको समुद्र में छोड़ा जाता है, और समुद्र से आकर उनको वहाँ पर टाइड अप कर दिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्स एंड हार्बर्स। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर थ्योरी में मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था। सो ये वो सराउंडिंग एरिया होता है विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द पोर्ट विद रोड्स एंड रेलवेज। रोड्स रेलवेज के थ्रू जो पोर्ट से एरियाज कनेक्टेड होते हैं, उसको हम उस पोर्ट का हिंटरलैंड बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया आर सेंट टू द पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मटीरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर फॉर सेल एंड कंजप्शन। सो इन एरियाज से, यानी कि हिंटरलैंड से जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको रोड्स एंड रेलवेज के थ्रू पोर्ट्स पर जो लेकर आया जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। सो दैट इज़ अ हिंटरलैंड। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश इज़ द हिंटरलैंड ऑफ विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट पर आंध्र प्रदेश की कमोडिटीज़ को लेकर आया जाता है। सो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पोर्ट का हिंटरलैंड हो जाता है। सो हिंटरलैंड का मीनिंग ये होता है। Now there are two more short questions. First is name important items which India imports from different countries. तो हमें उन commodities items के names बताने हैं जो इंडिया दूसरे countries से import करती है. So directly हम import का जो हमारा heading है वहाँ से लिख सकते हैं, like petroleum products, pearls, semi precious metals, capital goods, इन सबको इंडिया इम्पोर्ट करती है। तो सिर्फ हमें कमोडिटीज़ के नेम्स देने हैं। लास्ट वन इज नेम द पोर्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो हमारे इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर जो 6 पोर्ट्स लोकेट है उनके हमें नेम्स देने हैं। सो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तुतीकोरन, ये हमारे वो 6 पोर्ट्स हैं जो ईस्ट कोस्ट पर हैं। इनके हम नेम्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। Now there is two long questions in this chapter. First is describe the composition of export and import trade of India. So इसमें ये long question है, मैं इसमें export भी बताना है इंडिया का और import भी बताना है. So chapter heading is changing patterns of India's exports and imports में से अपने accordingly हम answer उन दोनों headings में से इसका दे सकते हैं. Last is write a note on the changing nature of the international trade of India. ये इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस में से आने वाला एक क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है. सो लेट्स हैव अ लुक. So India's international trade has undergone major changes in terms of volume, composition and direction. हालांकि ये भी हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन में से जो फर्स्ट हेडिंग था चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वो ही है, बट अकॉर्डिंगली 5 मार्क्स के हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्शन, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम के टर्म्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और वो चेंजेस क्या हुए हैं वो हमें लिखने हैं. सो ट्रेडिशनल आइटम जो पहले एक्सपोर्ट किए जाते थे अब उनको पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का एक्सचेंज, इट मीन्स गुड्स से ज़्यादा सर्विसेज का एक्सचेंज अब इंडिया के फॉरेन ट्रेड में होने लगा है. इम्पोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया भी हमारे चेंज हो चुके हैं. पहले हम फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट किया करते थे, तो अब हम फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, कैपिटल गुड्स जैसी कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट करते हैं.
टूरिज्म ऑल्सो अपग्रेड इंडियाज़ पोजिशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। और क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है, डिपार्टमेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है, उसने भी बहुत ज़्यादा शेयर दिया है इंटरनेशनल ट्रेड में। सो इंडिया का शेयर टोटल वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ 1% है, लेकिन इंडिया का एम है नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको डबल करने का। और इस पर्पज़ के लिए इंडिया ने ऑलरेडी सुटेबल मेजर्स 1991 में अडॉप्ट कर लिए हैं, लाइक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, डी लाइसेंसिंग एट्सेट्रा। सो हमें स्टेटमेंट्स चैप्टर थ्योरी में से ही मिलेंगी, बस हमें उनको अकॉर्डिंगली एक आंसर में अरेंज करने की ज़रूरत है। और जिसमें ये कला है वो बहुत अच्छे से सोशल साइंस के आंसर्स को दे सकता है। इस चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। और इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी मिड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है जो हमें करने की ज़रूरत हो। लेट्स हैव अ लुक फॉर द मैप स्किल्स ऑफ दिस चैप्टर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस चैप्टर की मैप स्किल्स में हमें 2 चीज़ें मार्क करनी है। फर्स्ट इज़ 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज़ एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोकेट एंड लेबल करना देखते हैं 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन पेपर में हमें किसी भी पोर्ट का नेम दे दिया जाएगा कि इस पोर्ट को लोकेट एंड लेबल कीजिए। तो ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इनमें से हमें ये 10 मेजर पोर्ट्स हैं। सिर्फ हमें 10 मेजर पोर्ट्स का ही मार्किंग करनी है मैप पर। हमारे 12 मेजर पोर्ट्स में से जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नाहवा सेवा है, जो हमने मुंबई पोर्ट में ही पढ़ा, उसको ऐसा सेपरेट यहाँ कंसिडर नहीं किया गया है, बट दैट वाज आल्सो अ सेपरेट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द वेस्ट कोस्ट। लेकिन मैप में सिर्फ हमें 10 पोर्ट ही मार्क करने हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नाहवा सेवा जो है वेस्ट कोस्ट पर, और जो हमारा कोलकाता पोर्ट है उसको मैप स्किल्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ हमारे 5 पोर्ट्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड 5 पोर्ट्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट को ही मैप स्किल्स में इंक्लूड किया गया है। लेट्स हैव अ लुक। हेयर यू कैन सी, इस तरीके से हमें पोर्ट्स को मार्क करना होगा। जो भी पोर्ट आएगा हमें मार्क करने के लिए उसको एक लेबल देना होगा, जैसे मैंने स्टार दिया हुआ है, उसके बाद उस पोर्ट का नेम देना है। दिस इज लोकेट एंड लेबलिंग ऑफ एन आइटम। सबसे पहला हमारा वेस्ट कोस्ट से हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट इज कांधला, जो कि गुजरात के अपर स्ट्रेच पर है। देन मुंबई, जहाँ पर मुंबई की जो सिटी की लोकेशन है वहीं पर हम मुंबई पोर्ट मार्क करेंगे। देन गोवा, वैसे ही नॉर्मली बहुत स्मॉल स्टेट है तो एक बड़ा सा लेबल बनाएंगे तो वो गोवा में ही शो होगा, दैट इज़ मरमगांव। सेकंड, नेक्स्ट आता है मैंगलोर या न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कोस्ट वाला बॉर्डर है दैट इज़ दिस पॉइंट, यहाँ पर हमारा मैंगलोर पोर्ट होगा। कोची हम मिड ऑफ केरल में मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम जो हमारी ये कोस्ट लाइन है इसी से जुड़े हुए पॉइंट्स पर मार्क करेंगे। दिस इज़ कोची। देन नेक्स्ट आता है, हम नीचे से ही फिर ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज तूतीकोरन, जो कि तमिलनाडु के साउथ पर है, यहाँ पर हम उसे मार्क करेंगे। देन चेन्नई की जो लोकेशन है वहीं पर चेन्नई पोर्ट मार्क होगा। विशाखापट्टनम हमारे आंध्र प्रदेश में आता है। विशाखापट्टनम की जो लोकेशन है वहाँ पर उसको हम मार्क करेंगे ऑन दी अपर पार्ट्स। पाराद्वीप पोर्ट जो है ओडिशा में, ये हमारा भुवनेश्वर के पास है, तो इसको हम भुवनेश्वर के ही एडजेसेंट एरियाज़ में मार्क कर देंगे। और हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल पर है, इसको हम मार्क करने के लिए बहुत इजी है। वेस्ट बंगाल में जो ये एक स्ट्रेच उठता है, इस पर ही हम हल्दिया पोर्ट को मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम पोर्ट्स को मार्क करेंगे। बट इफ़ आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं रहती है, जैसे गुजरात के अंदर कांधला पोर्ट कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्ट्स हमारे कोस्ट पर होते हैं, कोस्ट लाइन पर ही होगा। तो ये जो पूरा कोस्ट लाइन है गुजरात का, यहीं में मतलब इसी लोकेशन पे कहीं होगा। तो आप इफ़ कहीं और भी मार्क कर देते हैं तो उस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज आपने स्टेट ठीक मार्क करी होगी। सेकेंड मैप स्किल्स इस चैप्टर से हमारी आती है, दैट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमें मार्क करना है। राइट नाउ इंडिया में बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स को बना दिया गया है, लेकिन सभी पोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, विच इज़ 25 एयरपोर्ट्स इन इंडिया जो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें से सिर्फ 10 एयरपोर्ट्स को ही हमें मार्क करना है।
इस चैप्टर में 12th में हमें सिर्फ उस एरिया का नेम दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में जो इन एयरपोर्ट्स का नेम है वो दे दिया जाए। जैसे मैं कोलकाता की बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एयरपोर्ट है, तो वो भी दिया जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट को मार्क कीजिए। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि किस सिटी का पोर्ट का क्या नेम है। हालांकि यहाँ पर जैसे अमृतसर में राजा संसी के नेम से एयरपोर्ट है, तो इस तरीके से हमें इनके जो अदर नेम्स हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर है तो उसमें इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। सो हेयर यू कैन सी ये हमारे एयरपोर्ट्स का लोकेट एंड लेबलिंग है। सिंपली हमें सिटी भी दे दी जाएगी कि अमृतसर एयरपोर्ट को मार्क कीजिए, तो आप डायरेक्टली वो मार्क करेंगे। लेकिन इफ़ उस एयरपोर्ट का नेम दे दिया गया तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप उनके एयरपोर्ट्स के नेम्स भी याद करें, और वो बहुत फेमस एयरपोर्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं अहमदाबाद, जो कि गुजरात के दिस स्ट्रेच पर है। सेकेंड मुंबई, देन आता है हमारा बेंगलोर, उसके बाद हम बात करेंगे चेन्नई, फिर कोलकाता, देन गुवाहाटी आसाम में है, देन हमारा आता है न्यू दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। तो ये 10 एयरपोर्ट्स को हमें इस चैप्टर से मैप स्किल्स में मार्क करना है, एंड आई एम अगेन रिकमेंडिंग यू कि आप इनके नेम्स भी याद कर लीजिएगा। So the map skills of this chapter is also get completed. So basically the chapter 11 of international trade from unit number 4 transport, communication and trade is completed by all means. You can hit the bell icon of my channel for the upcoming videos of geography class 12th.